नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ इस सीरीज में कि जोश के साथ। आई होप आप लोग ने थोड़ा बहुत आप लोग में लेजीनेस आ गई होगी, क्योंकि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया एंड इट्स वेरी नेचुरल कि ऐसा हो सकता है। बट हमें क्या करना है कि धीरे धीरे ही एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ें, लेकिन हाँ पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक रिदम बना रहेगा तो उससे क्या होता है कि जब एग्जाम की डेट आएगी तो हमें कोई किसी तरह का घबराहट नहीं होगा कि नहीं मेरा नहीं खत्म हुआ, या फिर आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई दिस पोर्शन और दैट पोर्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो ये वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए रोज कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, और जिसमें इंग्लिश में उसका टॉपिक है न्यू किंग्स एंड किंगडम, और हिंदी में है कि नए राज्य, नए राजा एवं उनके राज। तो ये क्लास 7 का 2nd चैप्टर होगा। ये एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा। और मैं वैसे भी इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डाले थे। इवन पेडागोजी से भी पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन सीरीज था, जिसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज उनके आंसर्स इस चैप्टर में मिल जाएंगे, 2nd चैप्टर में। तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ट्राइपेट जो स्ट्रगल था, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष, वो किन के बीच में था, इवन मैंने वो भी बताया था। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। नए राजा एवं उनके राज्य से। यहाँ पे दिया हुआ है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। तो देखिए इस डायग्राम में आप इनके जो प्रमुख सारी चीजें हैं वो देख सकते हैं। तो ये हम लोग हैं जो इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है न्यू किंगडम्स आए, कैसे न्यू किंग्स आए, कैसे उन राज्य की स्थापना हुई, कैसे सम्राट बना, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज भी आई। तो इसमें हम लोग गुर्जर प्रतिहार, देन राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, देन चोल्स पढ़ेंगे, पल्लवास, इन सारी, एक दंती दुर्ग की भी एक स्टोरी है, वो सारी चीजें जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, मानचित्र 1 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल एवं चौहान। पहले ना चौहान्स को चौहान्स बोला जाता था। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंटेड डे स्टेट्स ओवर विच द एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। तो ये तो मैप है। तो इसमें देखिए हम लोग बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है ये सारे किंगडम्स जो है फैले हुए हैं। यहाँ पे देखिए कर्नाटक पोर्शन के पास राष्ट्रकूट्स है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृष्णा नदी बह रही है इधर से। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल के पास में आप देख सकते हैं पाल्स हैं, पहाड़पुर है। उसके बाद से इसमें मिडिल पोर्शन में देखिए गुजरात और राजस्थान के पास ये गुर्जर प्रतिहार्स हैं, चंडेल्स हैं, देन परमार्स है, ये सारी चीजें जो हैं। अब देखिए नए राजवंशों का उदय। तो लिखा हुआ है कि 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन था कि कौन ऐसा किंगडम था जो अपने आप को दूसरों से लिबरेट कर लिया, यानी कि स्वतंत्र कर लिया। तो इसमें दिया हुआ है कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। वेस्टर्न दक्कन में, जिसमें हम राष्ट्रकूट की बात करेंगे, मैप में भी हम लोग ने देखा कि शुरुआत में वह कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। हिंदी में हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम लोग स्टोरी के थ्रू देखिए इसमें क्या स्टोरी बोल रहा है कि पहले जो थे राष्ट्रकूट थे वो लोग दक्कन के पठार पे थे। तो उनमें क्या हुआ कि वो पहले किसके अंडर थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। फिर 8वीं सदी के मध्य में जब इन द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी ये राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे, माने दंती दुर्ग जी की बात की जा रही है, तो उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर लिया। मीन्स की ही रिजेक्टेड हिज ये। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद से एक प्रथा है जिसे हिरण्य गर्भा कहते हैं। तो वो उस प्रथा में क्या होता है कि अगर कोई
क्षत्रिय ना भी हो, क्षत्रिय कुल में ना भी उत्पन्न हो, लेकिन उसमें ब्राह्मण की सहायता से अगर कोई रिचुअल परफॉर्म, कोई पूजा कर दी जाती थी, तो उसे क्या माना जाता था कि रीबर्थ यानी पुनर्जन्म माना जाता था और वो क्षत्रिय कहलाता था। तो इस तरह से वो उदाहरण था। उसके बाद से देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राजाओं में प्रशासन। मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारे पास बहुत एनफ टाइम है, तो जब एनफ टाइम है तो हम क्यों जल्दबाजी में पढ़े, इसीलिए मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ ताकि आप जो है एक एक चीज को नोट कर सके, एक एक चीज को मेरी सुन सके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज माने कि राजाओं के राजा, मीन्स कि इन्होंने कई उपाधियां इन लोगों को मिली थी। त्रिभुवन चक्रवर्ती जो 3 भुवनों का स्वामी, और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कि इन सभी राजाओं में उत्पादकों अथवा किसानों, एक्चुअली उस टाइम भी जो है टैक्स वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। तो किन किन से वसूला जाता था, तो प्रोड्यूसर्स थे, उसमें किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था ताकि भूस्वामी होने का दावा करते थे। और कौन इसे वसूलता था, जो भूस्वामी होने का दावा करता था। तो ये सारी चीजें। उसके बाद से देखिए 400 कर के बारे में है। सिंस बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब मैं सारी चीजें आपको अवेल करवा रही हूँ तो आपसे एक मेरी यही रिक्वेस्ट है, एज अ एस्पिरेंट ऑफ सीटेट 2020 और एज अ स्टूडेंट, आप जो है अगर आपको एनसीईआरटी अवेलेबल हो रही है इतने अच्छे तरीके से, मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि पढ़ाऊँ, तो आप जो है अच्छे से पढ़िए। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा और बच्चे भी इससे बेनिफिट हो सकेगा उनका भी। ये देखिए 400 कर के बारे में बोल रहा है। एक्चुअली उस टाइम में लिखा हो कि तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते थे। मीन्स की मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। उसमें देखिए मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स था वो वेती था, जो कि पैसे के रूप में ना लेके ना फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। एक कदमई था, उसके बाद से यानी जबरन श्रम, और कदमई यानी कि भू राजस्व थे। ये सारी चीजें हैं। उसमें से देखिए खजूर या ताड़ पे पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस थे जो कि 400 टर्म्स में यूज होते थे। ये था। उसके बाद से ये प्रशस्तियां भी थी और भू अनुदान भी था। यहाँ पे क्या होता था कि जितनी भी प्रशस्तियां थे उनमें राजाओं का वर्णन शूरवीर की तरह, और उन्हें बहुत ही विक्टोरियस वॉरियर्स माना जाता था। यानी खुद को दर्शाना वो किस चाहते थे, किस फॉर्म में, विजय योद्धा के रूप में। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नागभट्ट की उपलब्धियां। यहाँ पे ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आइए इस बॉक्स में पढ़ते हैं कि नागभट्ट कौन थे, क्या था। यहाँ पे लिखा हो कि कई शासकों में मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। यहाँ पे एक संस्कृत में प्रशस्ति ये लिखी गई है, और ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश के पास ये ग्वालियर है जगह, वहां पे ये प्रशस्ति मिला। तो डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट। एक नागभट्ट कौन थे, तो प्रतिहार किंग थे। तो उन्होंने क्या क्या राज्य जीते उनके बारे में दिया हुआ है कि कैसे वो किंग ऑफ आंध्र जीते, फिर उसके बाद से कलिंग जीते, देन विदर्भ जीते, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट था। और उसके बाद से उन्होंने चक्र युद्ध भी किया, द रूलर ऑफ कन्नौज, उन पे भी जो है फतेह हासिल की। देन उन्होंने जो वंग, जो पार्ट ऑफ बंगाल का पार्ट है, जो वंगा नाम का जगह है, उसको भी जीता, अनर्ता। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। वैसे ये बॉक्स इससे क्वेश्चन नहीं आता, बट फॉर एजुकेशन पर्पस और फॉर नॉलेज पर्पस ये हम लोग पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद से देखिए जितने भी उस टाइम में लैंड ग्रांट्स किए जाते थे, तो लैंड जो ग्रांट किया जाता था वो किसी को भी नहीं, बस ब्राह्मणों को दान किया जाता था। तो जो लैंड दान किया जाता था तो वो भी प्रशस्ति में ये बात लिखी गई है। और ये जो हम लोग ये जो पिक्चर देख रहे हैं, वो ये जो चित्र 2 है, ये यही बता रहा है, जिसमें कॉपर प्लेट्स हैं। जिसको लैंड ग्रांट किया गया है वो रूलर 9th सेंचुरी में उसको दिया गया था, और उस पे वो अभिलेखित किया गया है। उसके बाद से देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास, हाँ चोलास ने जो पार्ट ऑफ जो लैंड ग्रांट किया तो उसमें क्या क्या वो लोग देते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो ये जो लिखा हुआ है ना कि देखिए हमने मिट्टी की मेड़े बना के, यानी कि पेड़ जो अगर लैंड ग्रांट किया जाएगा तो जिसको ग्रांट किया जाएगा वो जितने भी अगर प्रगति का कोई भी कार्य करवा सकता था। जैसे कि अगर आपको लैंड ग्रांट कर दिया गया है तो आप उस पे अगर
फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, आप कुछ भी जैसे कोई बांध, सिंचाई, ये सारे काम करवा सकते हो। उसके बाद से आपको उसमें आप पेड़ उगा सकते हो। यही सारी चीजें जो इस पूरे पैराग्राफ में लिखी गई हैं। हमने मिट्टी की मेड़े बना के साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगा के भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पे ये चीजें जैसे कि देखिए फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलदान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारगाह, एक गांव, बागी, ये सारी चीजें जो है वो बनाई जा सकती थी। और ये सारी चीजें जो है वो लैंड जो है वो ग्रांट किया जाता था, उसमें आ जाता था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पे शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। याद रखिएगा, कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों की मदद ली। तो किसके बारे में लिखा गया? तो वो जो था कश्मीर पे जितने राजाओं ने राज किया उसके बारे में लिखा गया था। उसके बाद से अब आते हैं कि एक विशेष रूप से वंचनीय क्षेत्र। अब देखिए हाँ, वेयर फॉर द वेल्थ में क्या सारी चीजें थी। तो अब क्या हुआ कि धन के लिए अब मारामारी होने लगी। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन होल एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 3 तरीके, देखिए गंगा घाट में कन्नौज, किसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तो आपको मैंने, अगर जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा उन्हें याद होगा कि मैंने ये ट्रिक अपनाई थी। देखिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि क्या है, पाल है, राष्ट्रकूट है और गुर्जर प्रतिहार है। यानी कि एक पाल नाम का लड़का है, वो बहुत मतलब गुर्जर से मैंने लिखा था कि वो गुर्रा रहा था तो उसको कूट दिया गया, तो राष्ट्रकूट। तो इस तरीके से है। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकार ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्ष संघर्ष के रूप में की है। ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सके। मैं पढ़ा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके शेयर कीजिए। कुछ भी जैसे मान लीजिए कि चंद्रा इंस्टीट्यूट भी डालता है जो क्वेश्चंस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आप सारे कुछ कर सकते हो। कुछ भी आपको कोचिंग की नहीं जरूरत है, ओनली एनसीईआरटी इज द बेस। और अगर आपका बेस मजबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ था कि वेयर फॉर हेल्थ। उसके बाद से एक बेस्ट नोन रूलर थे सुल्तान, उनका जो है उन्होंने बहुत बार मोहम्मद गजनवी ने अपने जीते, हाँ मोहम्मद गजनवी ने जो था वो उनका टाइम पीरियड था 1997 टू लेके 1030 तक, और वो अपना एक्सटेंड कर लेते थे सेंट्रल एशिया में, ये सारी चीजें। तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे भी आक्रमण किया। तो जो अब आक्रमण किया तो वहां की सारी चीजें वो ले जाके क्या काम करते थे। तो लिखा हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, जिन राज्यों को वो जीत लेता था। और उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उप महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अलबरूनी की कौन सी कृति, किताब उल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। उसके बाद से देखिए पृथ्वीराज तृतीय जो है, लिखा है कि चौहान में सबसे पराक्रमी शासक कौन था। तो पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो ये सारी चीजें हैं। ईयर मुझे हिंदी में बहुत नहीं पता है, इसीलिए सो सॉरी फॉर दैट। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप लोग बार बार पूछता है कि किसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया, कितनी बार आक्रमण किया। तो ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कैसे मूर्तियां बनती थी, क्या मीन्स कि उसका इकोनॉमिक, सोशल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो भी सारी चीजें, जो भी बदलाव हुआ चोल राज्य में, उसके समकक्ष में हम लोग ये अब यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसका मैप देख सकते हैं। ये देखिए एक कहानी है फ्रॉम, क्या दिखाओ, उरैरपुर से तंजावुर तक। एक्चुअली कुछ कैसे जो है उरैरपुर से लेके तंजावुर तक चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो एक इसमें स्टोरी है कि चोल वंश सत्ता में कैसे आए। ये देखिए कावेरी डेल्टा में मुटिहार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन? कावेरी डेल्टा के पास कौन सत्ता थी? तो मुठिरियार नामक से प्रसिद्ध। उसके बाद से क्या होता है, तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे।
उरियार से चोल वंश प्रचान मुखिया परिवार के विजयलाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुठियार को हराकर, तो ये लोग डेल्टा के पास रहते थे। कौन? एक छोटा सा जो मुखिया परिवार था, और वो किसके राजाओं के माथन थे? तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथन थे। तो उनको कौन हराया? उनको हराया उरियार के चोल वंश प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में। 9वीं सदी के मध्य में ये जो मुठियार यारों को हरा दिया, डेल्टा पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह से वहां तंजावुर शहर और निशुम्भमर्दिनी देवी जी का निर्माण करवाया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्टोरी के थ्रू हम लोग सारी चीजें जान जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए लिखा है कि विजयाला के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के शाडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, क्योंकि हम लोग पूरा चोल के बारे में पढ़ रहे हैं, चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादा क्षेत्रों पे अपने नियंत्रण का विस्तार किया। अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र जो थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पे भी हमला किया। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अ क्लोजर लुक टू द चोलास, यानी कि चोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें उनके कैसे मंदिर होते थे। उसके बाद से अभी हम लोग पढ़ेंगे कांस्य की मूर्तियां जो थी, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स तो थे, वो बनाए जाते थे, उनमें क्या खासियत थी। तो देखिए ये मुझे चैप्टर जो है, इवन अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा हो, बट अगर वो सारी चीजें जो है, बेसिक लैंग्वेज तो हिंदी है, तो वो भी इस वीडियो को देखेगा तो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी के माध्यम से समझ जाएगा। और हिस्ट्री जितना ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? अरे यार बोरिंग है। सो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी इनके मंदिरों के बारे में, जो मध्य मंदिर है और कांस्य जो मूर्ति कला है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। यहाँ पे था तो जो राजराज और उनके जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर, और एक जगह का नाम है, उनका नाम है गंगा कोई कुंडचलपुरम, ये जगह का नाम है। तो उसके बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कारी हैं। उसके बाद से और चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। किसके? शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते। माने उसमें कौन कौन? तो पुरोहित, मालाकार, देन बावर्ची, मेहतर, तो ये सारी चीजें थी जो उनको इसमें जो भी प्रोडक्शन होता था उन सबको दिया जाता था। उसके बाद से देखिए यहाँ पे फिगर 3 यानी चित्र 3 में दिया हुआ है जो मंदिर है, इसकी जो स्थापना है, उनकी जो कलाकारियां हैं वो बहुत इसका अनोखा ढंग है। तो देखिए छत एकदम ऊपर टॉप कोनिकल शेप में बनाया गया और ऊपर से देखिए धीरे धीरे पतला। तो ये भी पूछता है कि कैसे जो रूफ टैपर्स हैं वो देखिए छत जिस तरह के क्रमशः जो पतली होती गई हैं। तो अगर पूछेगा कि चोल वंश में कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, तो जो उसकी छतें थी वो ऊपर से पतली होती गई, यानी कॉनिकल शेप में थी, एकदम ऐसे थी और ऊपर जाके बहुत पतली हो गई थी। उसके बाद से हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन से पहले हम लोग चोल जो साम्राज्य था तो उसमें कैसे मूर्तियां बनाई जाती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, एक्चुअली ये फिगर कट गया है बट इट्स ओके। इसमें यही था कि एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाया गया था, तो इसमें जो है बहुत ही बारीक तरीके से बनाया गया। इसको गौर कीजिएगा कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती हैं जिससे किनारों पे उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं को पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इसके इलाके में बड़े पैमाने पे खेती शुरू हो पाई। तो कहाँ पे बोल रहा है? तमिलनाडु में। और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए
बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इस तरीके से हम लोग इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए ये चित्र आपको क्या दिखा रहा है, ये लिखा हुआ है कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक ये जलद्वार है। इसका क्या यूज होता था कि मतलब पानी को रोकने का काम, ये जलद्वार बनाया गया था। और यह देखिए जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांध है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स में है ना, इसीलिए ये आमतौर पे पानी के स्तर को अगर पूछा जाए कि जलद्वार किस शताब्दी में बनाया गया तो 9वीं शताब्दी में। उसका क्या फंक्शन था, तो वो आमतौर पे पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कई कई जगहों पे जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन भी करनी पड़ती थी, यानी कि कृत्रिम सिंचाई के रूप में भी करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ नए जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस गतिविधियों में सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखलाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है जो जिसे हम जो मैंने जलद्वार पढ़ा ना, इसे इंग्लिश में स्लूस गेट कहते हैं, SLUICEGATE। सो स्लूस गेट का यही फंक्शन था कि वो जो वाटर लेवल्स था कंट्रोल करता था, फ्लो रेट्स रिवर और कैनाल्स में। देन ये सारी चीजें। उसके बाद से आते हैं साम्राज्य का प्रशासन। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, तो देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये उर लिखा हुआ है, नाडु लिखा हुआ है, तो आप जब मैं वीडियो आप देखते हो तो एक कॉपी लेके बैठिए ताकि आप लिख सको, या फिर वीडियो को बार बार सुनिए तो भी आपको याद हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि किसानों की बस्ती क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी, जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरीके के गांव के समूह, ये देखिए किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था और गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। देन वेल्लाल जाति के धनी किसान, वेल्लाल कौन थे, तो वो धनी किसान जाति के लोग थे, को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, यानी कि 3 राजाओं को अपना सेवा प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान, तो उस टाइम में किसान को क्या बोला जाता था, वेलन बोला जाता था। तो वेल्लाल जाति जो थी वो धनी किसान थे और उनकी देखरेख, वो किसकी देखरेख करते थे, वो तो नाडु के साथ कामकाज करते थे। नाडु कौन थे, यानी कि गांव के समूह को नाडु कहा जाता था और बस्तियों और किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था, जो उर कहलाती थी। तो समझ में आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये सब कुछ उसके बाद से देखिए इसमें भी है कि जो भूमि के प्रकार हैं वो भी कई प्रकार के हैं। तो चोल अभिलेखों में, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो कर के 400 रूप थे जिसे डिफरेंट नेम से जाना जाता था, बेटी और क्या क्या, इसमें हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो चोल साम्राज्य में कैसे भूमि के प्रकार थे वो आइए पढ़ते हैं। तो चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। ये बॉक्स में है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो यार, टाइम है तो हम क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि हम कभी कुछ भी चीज भूल ना सकें। ये देखिए ये बहुत मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं 15 मिनट में कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा देती, बट when we have enough time, when we can devote our time, so it's very important कि हम क्यों ना सारी चीजें पढ़ें। ये देखिए, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या बोला जाता था, इतने साउथ इंडियन वर्ड है ना, क्या बोला जा रहा है इन्हें, वेल्लन नवगाई। उसके बाद से ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और शाला भोग भी पूछा हुआ है कि किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, तो चोल अभिलेखों में उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको शाला भोग के नाम से जाना जाता था। या देवदान, तो देवदान क्या है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। उसके बाद से देखिए पल्ली चदम क्या है, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चदम। तो ये भूमि के प्रकार थे जो कि चोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन थे। सेवरल कैटेगरीज थी लैंड की, ये सारी चीजें। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को, मैंने बोला था ना कि भूमि अनुदान दिया जाता था ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों को समय समय पे भूमि अनुदान या ब्रह्मदे यानी कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स
प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के पूरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। तो इस तरह से ब्राह्मण बस्तियों का अस्तित्व किस तरह से है हम लोग चोल साम्राज्य से पढ़ के देख लिए हैं। उसके बाद से देखिए लिखा है कि प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पे उसके बाद से क्या ब्योरवार दर्ज किए जाते। नगरम के नाम से ज्ञात, नगरम किसे कहा जाता था तो व्यापारियों के संघ को। नगरम मीन्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो ये सारी चीजें जो प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। उसके बाद से एक ये छोटी सी स्टोरी है जो दी गई है कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों पे लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। तो इस तरीके से तो जो कमेटी बनी तो उसके कौन कौन मेंबर बनेंगे तो उसका जो सिलेक्शन होता था वो इस प्रोसीजर में होता था कि तामपत्र पे लिख दिए जाते थे, उसको फिर उस पॉट में डाल दिया जाता था। फिर किसी एक बहुत यंग बच्चे से पूछा जाता था कि वो जाए टिकट उठा के लाए और जिसका नाम आता था 1 by 1 उस कमेटी में चला जाता था, उसका मेंबर बन जाता था। तो इस तरीके से अब ये देखिए लिखा हुआ है कि अभिलेख और लिखित सामग्री यानी इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वो कमेटी मेंबर्स जो बन रही है उसकी कैसे कमेटी जो बन रही है उसके कैसे मेंबर्स बनेंगे, कैसे जो सभा है वो सेपरेट कमेटी रखेगा इरिगेशन के लिए और ये सारी चीजें हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती थी सभा। तो लिखा हुआ है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये जो सारी चीजें थी ये ब्राह्मणों को ही दिया जाता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है, बेसिक टर्म में आप ये बोल सकते हैं कि क्या क्या था, क्राइटेरिया क्या था। तो उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। देन उसके बाद लिखा हो कि जिसने अपने या अपने संबंधों को खाते में जमा किया हुआ है लिखा हुआ कि एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द कलेक्शन। तो जिन्होंने अपने खाते में नहीं बताया है कि कौन कौन है उनके फैमिली में या फिर ये सारी चीजें तो उनको नहीं उस मेंबर ऑफ कमेटी के लिए नहीं बोला जाता था। उसके बाद से ये लास्ट टॉपिक है जिसमें लिखा होगा कि तांग वंश के युग का चीन। तो ये इसमें पढ़ लेते हैं कि चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक, क्योंकि हम लोग जो पीरियड पढ़ रहे हैं वो 700 टू लेके 1750 तक पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं और की कहानी है, लेकिन पीरियड वही है 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक है तो इसलिए इसको डाला गया। इसकी राजधानी जो थी शियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरिया आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। देन भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रचलित व्यवस्थाओं से ये व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो ये था पूरे चैप्टर पूरा, और ये नहीं मैं बोलूंगी कि नहीं ये समरी था, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पढ़ाया। तो इट्स द होल चैप्टर जो आपके 30 मिनट 19 सेकेंड्स के लिए था। और आई होप आप लोग को सारी चीजें हैं बता दी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप जो सारे कंटेंट को, मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जितना ज्यादा हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि और भी बच्चे इससे बेनिफिट हो सके उन सब बच्चों का। और इस तरीके से जो है हम लोग ने चैप्टर 2 खत्म कर दिया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मैटर पूरा ही हिंदी में है तो कैसा लगा, अपना रिमार्क दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही सारी चीजें हैं और
बस धीरे धीरे जो हम लोग और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री जो हम लोग वो हिंदी में स्टोरी के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और कुछ भी बोरिंग नहीं है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी गुड टॉपिक्स. तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर लेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.